नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक सफल किसान से, जिनकी कामयाबी को देखकर हम उम्मीद करते हैं आप भी उनसे प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी उन्नत बनाने की दिशा में कार्यरत होंगे। तो फिर आइए, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए क्या कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। बता दें आपको, दिल्ली में प्लांट बेस्ड फूड समिट का उद्घाटन किया गया। ये प्रयास है भारतीय परंपरागत खान पान की दुनिया में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और साथ ही साथ हमारे युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने की दिशा में। बता दें आपको क्या कुछ खास रहा इस समिट में, इसकी जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। भारत में पहली बार प्लांट बेस्ड फूड समिट का उद्घाटन किया गया। ये समिट भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और एपीडा की मदद से किया गया। कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य रहा कि भारतीय खाद्य पदार्थ, भारतीय शैली से तैयार खाना जो पौधा आधारित हो, उसे एक मंच देकर आगे ले जाना है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित करके की। ये समिट कई मायनों में अनूठी पहल है, जिसमें उन युवाओं को बढ़ावा मिलेगा जो स्टार्टअप के जरिए फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है और हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए समिट में युवा स्टार्टअप के सहयोग के लिए खाद्य वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया। भारतीय स्वाद को सेहतमंद बनाकर ग्लोबल मंच देने का अभिनव प्रयास किया गया। इस समिट के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने अपने विचार रखे और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। उसके कारण है कि हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारा संस्कार, हमारी जीवन शैली में जिन पैमानों को कहा गया है उनको हम माने या ना माने, लेकिन हमारी मान्यताएं उनके साथ टिकी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम चीज़ों को जब देखते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि हम दुनिया में जिन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं वो आसानी के साथ में अगर कहीं से उद्योग के रूप में या सप्लाई चेन के रूप में कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत हो सकता है, जो तेजी के साथ अगुवाई कर मांग और पूर्ति के इस अंतर को पाट सकता है। आज यहाँ पर बैठे हुए लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं कि हम क्या खाते हैं या हम क्या बनाते हैं, हमको उससे तेजी के साथ अगले कदम के बारे में सोचना होगा कि एक इंडस्ट्री के रूप में हम क्या मांग और पूर्ति के इस अंतर को भर सकते हैं। और जब मांग और पूर्ति के अंतर को भरने की बात होगी तो सिर्फ देश में नहीं होगी, फिर निर्यात होगा। जब निर्यात होगा तो उसके पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स में मदद करने वाला कौन होगा, तो फिर एपीडा और एफएसएसएआई दो ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनको तय करना होगा। मैं पूछ रहा था क्या हम अब तेजी के साथ में कुछ पैरामीटर्स को बनाने के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन ज़रूरी है। हम कंप्लायंस को कम करके इस इंडस्ट्री को किस तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हैं, हम इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में क्या सोच सकते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं कि हमारा भारतीय खान पान पसंद नहीं किया जाता, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है भारतीय खान पान। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है भारतीय जो दुनिया में नाम रखती है फूड प्रोसेसिंग के मामले में। कारण छाट दिए गए। सरकार ने माना कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम पीछे हैं और जो हमारे पास में साइंटिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए उसकी कमी है। और इसलिए फूड लैब के बारे में बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। जो भी पैरामीटर्स होते हैं दुनिया के, वो पूरी दुनिया में एक से नहीं है। यूएस के अलग हैं, बाकी अरब कंट्रीज़ के अलग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग हैं। 3 मोटे तौर पर ये 3 पैरामीटर्स। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्या है कि हम सारे पैरामीटर्स उन्हीं के मानकर हम भारत को चलाना चाहते हैं। अगर उन पैरामीटर्स के साथ चलेगा तो भारत का स्वाद नहीं रहेगा, फिर भारत का खान पान पसंद नहीं किया जाएगा। हाँ, हम ईमानदारी से लेके इसमें इतना फैट है, इसमें जैसे जिस बात के लिए आप बैठे हैं
कह रहे इसमें फैट तो है, लेकिन ये एनिमल फैट नहीं है, ये पौधों से ली हुई चीज़ें। ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी, ये तो सच है, लेकिन पैरामीटर्स के बारे में मेरा पहला उस विभाग का मंत्री होने के नाते मैं अपनी दोनों जिम्मेदार एजेंसी से कहूँगा, हमारे पास निप्टम जैसी संस्थाएं हैं जिसको अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, मैंने उनसे भी कहा हमें रिसर्च किस नाते करना, हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पुराने लोग अपने ढंग से बनाते रहे हैं उनको कंटेंट को एक बार प्रमाणिकता के साथ लिखना। किसी को खाना है तो खाएगा, नहीं खाना तो नहीं खाएगा, लेकिन जो उसमें लिखा है वो 100% सही है। और इस बात के लिए PIL स्कीम प्रधानमंत्री जी ने इस साल से जारी की और 10,900 करोड़ रुपया 5 वर्ष में बड़े इंडस्ट्रीज को, मगर वो भारतीय कंपनी होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की भारतीय कंपनी। हम तो अभी नए हैं, हमारा तो अभी चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो पहले से काम करने वाले लोग हैं वो दुनिया में कोई भारतीय कंपनी अपना नाम रोशन कर सकती है क्या? और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय इस उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज इस दिन भर के संवाद में, चर्चा में, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ जीस्ट निकल कर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो संस्थाएं यहाँ पर बैठी हैं उन्हीं को ये सारे काम करने हैं, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कंप्लायंस नहीं कम करोगे तो जो काम 15 दिन में हो सकता है उसको 15 महीने लग जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सामने सप्लाई चेन दिखती है और उसमें अगर कोई गैप्स हमको दिखते हैं, गैप्स चाहे वो पैरामीटर्स को लेकर हों, बाकी चीज़ों को लेकर हों, उनको चिन्हित करना और उनके समाधानों को खोजना, ये सबसे अहम बात मुझे लगती है। इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और 100 से अधिक उद्यमियों की उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया, जो इस समिट में भाग लेकर अपने अनुभव और अपनी जानकारी साझा कर सके। ये सारी पहल कैसे भारत के खान पान की शैली को मुनाफा दिला सकती है, जानते हैं इस बारे में मंत्री जी के विचार। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में भारतीय खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन जरूर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय कंपनी दुनिया में अपना नाम करे, इस बात के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। और उन्होंने 5 साल के लिए मेरे मंत्रालय को 10,900 करोड़ रुपया दिया है। हम इंडस्ट्री को पैसा देते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो भारतीय हो और भारतीय खान पान के क्षेत्र में काम करती हो। लेकिन जो आज का दिन है इसमें एपीडा के लोग हैं, FSSAI के लोग हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हें बीगन पर भी पिछले साल एक गाइडलाइन बनाई है। हम दुनिया के पैरामीटर्स के आधार पर अपने स्वाद को स्थिर नहीं रख सकते। हमारी जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ें और हमें सम्मिलित तौर पर बढ़ना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कंप्लायंस जितने कम हो हम उससे बेहतर से बेहतर मार्केट में इस खाई को पूरा कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन कोशिश है। जब ये लोग हमारे पास आए थे तब तो संख्या बहुत कम बता रहे थे, आज संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है उससे ज़्यादा के रजिस्ट्रेशंस हैं। हम बहुत जल्दी उनको ये कहेंगे कि किसी बड़े हाल में, ताकि कोई ये ना कहे कि साहब हमको नहीं बुलाया गया, हम तेज़ी के साथ इसमें काम करें। ये भारतीय परंपराओं की दृष्टि से भी उचित है और दुनिया को दिशा देने के लिए भी ठीक है। इस दौरान PBFIA के कार्यकारी निदेशक संजय सेठी ने भारत में संभावनाओं का जिक्र किया। उनकी माने तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से कई तरह की फसलें, फल और सब्जियां मौजूद हैं जिन्हें नए रूप में पेश करने की जरूरत है। प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का लक्ष्य है कि इस विविधा को सही मार्गदर्शन देकर हम युवाओं को तो आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें, साथ ही लोगों तक सेहतमंद आहार भी पहुंचाएं। इस समिट में देश के अलग अलग हिस्सों से युवा अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अपने प्लांट बेस्ड उत्पादों की खूबियों से रूबरू कराया। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ,
हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से चल। अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन का। बता दें, इस सेगमेंट के जरिए पशुपालन के क्षेत्र में जो भी नई गतिविधियां हो रही हैं, जो इससे जुड़ी अहम बातें हैं, उन्हें हम आपको बताते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप पशुपालन के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास कर सकें, इसे अपने लिए और भी ज्यादा लाभकारी बना सके। तो आज के हमारे सेगमेंट में क्या कुछ खास है पशुपालन के क्षेत्र से संबंधित, आइए जानते हैं। पशु के बेहतर स्वास्थ्य और भरपूर उत्पादन लेने के लिए किसान व पशुपालक हर संभव प्रयास करते हैं। इसके लिए वो पशुओं को तरह तरह का संतुलित दाना और हरा चारा देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में एक चारा है जो आसानी से उगाया भी जा सकता है और जो पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाने में सक्षम है, और वो है अजोला। अजोला पोषण से भरा छोटा जलीय फन या पौधा है जो स्थिर पानी में ऊपर तैरता है। किसान चाहे तो अजोला को घर में हौदी बनाकर तालाबों, झीलों, गड्ढों और धान के खेतों में कहीं भी उगा सकते हैं। कई किसान इसको टबों और ड्रमों में भी उगा रहे हैं। ये पौधा पानी में विकसित होकर मोटी हरी चटाई की तरह दिखने लगता है। सभी प्रकार के पशुओं के साथ साथ अजोला मछलियों के पोषण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। अजोला में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और खनिज होते हैं। पशुओं के आहार में अजोला शामिल करने से दूध उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है। साथ ही दूध में वसा की मात्रा भी 15% तक बढ़ जाती है। ये गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, खरगोश, बत्तख को आहार के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में पशु को ज्यादा मात्रा में अजोला नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे पशु के आहार में अजोला की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अजोला देते समय सावधानी रखें। अजोला को पानी से निकालने के बाद साफ पानी से धोए। पानी निकल जाने व हल्का सूख जाने पर ही पशु को खिलाए। इसे पशु के चारे या भूसे में मिला कर दे। अजोला का उत्पादन ऐसे करें। अजोला उगाने के लिए गड्ढे, सीमेंट का टैंक या फिर जमीन को बराबर करके उसमें ईंटों को बिछाकर टैंक नुमा गड्ढा बना ले। मोटी पॉलिथीन को गड्ढे में चारों तरफ लगाकर चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दे। इसके बाद इसमें करीब 40 किलोग्राम खेत की साफ सुथरी छनी हुई भुरभुरी मिट्टी डाल दे। साथ ही 20 लीटर पानी में 2 दिन पुराना गोबर का घोल बनाकर अजोला के बेड पर डाल दे। फिर गड्ढे में 7 से 10 सेंटीमीटर पानी भर दे और 1 से 1.5 किलोग्राम मदर अजोला कल्चर को पानी में डाल दे। 10 से 12 दिन में अजोला पानी के ऊपर फैलकर मोटी हरी चटाई सा दिखने लगता है। 12 दिन के बाद 1 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्लास्टिक की छन्नी से निकालकर पशु को आहार के रूप में दे। अजोला को पशुओं के रोज के चारे में बराबर मात्रा में मिलाकर दूध देने वाले पशुओं को प्रतिदिन खिलाए। इसे देने से दूध के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है।
इसके साथ 20 से 25% रोज के चारे में बचत भी होती है। अजोला पोल्ट्री बर्ड्स को भी खिलाया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, ताकि वर्तमान समय में आप अपने पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें, उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकें। आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक सफल किसान से, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बदलाव में एक अहम योगदान दिया है, कड़े प्रयास किए हैं ताकि सफल हो सके और अन्य किसानों को भी बदलाव के प्रति प्रेरित कर सके। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से, हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। लीची बिहार की पहचान है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी स्वादिष्ट बीज चोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बा बंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है। अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणों के लिए लोकप्रिय लीची में कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके बावजूद इसमें एक खामी है, जिस वजह से लीची उत्पादकों को अक्सर 2-4 होना पड़ता है, और वो है लीची के जीवन की कम अवधि। हालांकि इसके लिए भी समाधान निकाला जा रहा है, जिसमें इसके प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य कृषि निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों के निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
वहीं बिहार सरकार एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक हाउस और प्री कूलिंग सुविधाएं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य की कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा। इसके साथ ही लीची उत्पादक किसान खुद इसके प्रसंस्करण में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान और उद्यमी नीरज सिंह लीची और आम से सह उत्पाद बना रहे हैं और पहले की अपेक्षा ज्यादा लाभ भी कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। मैं किसान हूं और आम और लीची का उत्पादक हूं, किसान हूं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ आम और लीची की, और औने पौने दामों में व्यापारी उनसे आम और लीची खरीद के ले जाया करते थे। तो मैं NARC जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी मुजफ्फरपुर में, मैं उनसे संपर्क किया और वहाँ अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिलवाया और वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग मिली। उसके बाद से स्क्वैश बनाना हमारी पत्नी शुरू की और मैं उसके हेल्प के रूप में उसकी मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। जहाँ मेला लगता है वहाँ मैं जाके इसको सेल करा देता हूँ। NRCL लीची पर अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। ये लीची उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जिसके लिए समय समय पर लोगों को ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फिट किसान तो हिट किसान। मैं हूँ